सोचो तुम्हें सुनाए केमिस्ट्री की कहानी, कहाँ से आया ऑक्सीजन, कहाँ से आया पानी। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोगों की स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। दिवाली की काफ़ी सारी वेकेशंस हो गई हैं, सभी ने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा इस वेकेशंस में। आई होप या नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि दिवाली की वेकेशंस ओवर हो गई हैं। तो अब हमें स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और एग्ज़ाम्स हमारे ओवरऑल आप मान के चलिए मार्च में होंगे, तो इसीलिए हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। आइए हम लोग देखते हैं अपना आगे का टॉपिक देखते हैं। हम लोगों ने अभी नाइट्रोजन फैमिली देखा था, अब हम लोग आगे का देखेंगे। 16 ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने 15 ग्रुप के बारे में पढ़ा था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या आपको समझ में आ रही हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो आपको समझ में आ रही हैं। जिससे मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा तो मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अपन चलते हैं अपने आगे के लेक्चर की तरफ। आज हम लोग देखेंगे 16 ग्रुप। ठीक है, 16 ग्रुप के एलिमेंट्स। हमने 15 ग्रुप पढ़ लिया है। पी ब्लॉक में हमें 2 ही ग्रुप पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो 15 और एक 16। अब 16 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? टोटल आते हैं इसमें 5 एलिमेंट्स। ठीक है, इन 16 ग्रुप को चैल्कोजेंस भी कहा जाता है। चैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि क्या करते हैं, और फॉर्म करते हैं। मतलब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट रहेंगे, 5 एलिमेंट्स, वो जनरली क्या करेंगे, और फॉर्म करेंगे। तो इसीलिए इनको चैल्कोजेंस भी कहा जाता है। उनको हमें 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को नाइट्रोजेंस कहा था, इनको हम चैल्कोजेंस कहेंगे। अब इसके बाद आते हैं इनके एलिमेंट्स पे। 5 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो 5 एलिमेंट्स में कौन कौन सा है? सबसे पहला आपका ऑक्सीजन, सल्फर, इसके बाद सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ये 5 एलिमेंट्स हैं। अगर इनके हम एटॉमिक मास को देखते हैं तो कितना होता है इसका, ऑक्सीजन का 8, 16, 34, 52, 84। ठीक है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसको चाहो तो आप 8 याद रख लो, ऑक्सीजन का 8 नॉर्मली याद हो जाएगा। इसको आप सिंगल ऑड नंबर से याद रख सकते हो, 1358। ठीक है, 13586424, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, तो जिससे आपको इजीली इनके एटॉमिक मास जो है वो याद रहेंगे। तो ये है हमारे क्या 5 एलिमेंट्स। अब आते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इनकी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी में हमारा क्या आ जाता है, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं? तो ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं वो क्या हैं, वो हैं नॉन मेटल। उसके बाद आते हैं हम सेलेनियम और टेल्यूरियम पे। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं आपके? मेटेलॉइड। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है पोलोनियम, दिस इज मेटल। एंड कौन सा मेटल है ये? रेडियो एक्टिव मेटल है। ठीक है, तो इट मीन्स मेटेलिक प्रॉपर्टी अगर देखें अलोंग द ग्रुप, हम 16 ग्रुप में, तो क्या होती है, ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक क्या होती है आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। फिर इसके बाद आते हैं इनकी फिजिकल स्टेट पे। फिजिकल स्टेट मतलब ये किस स्टेट में पाए जाते हैं? ठीक है, तो ऑक्सीजन ओनली गैस स्टेट में होता है। बाकी सारे जो होते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो रहेंगे, वो कैसे रहेंगे? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इसके बाद आते हैं, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, बाकी सारे सॉलिड। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव आपने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा फंडा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स आप लेते हो तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें तो ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक
मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। एरो नीचे है मतलब आप समझ जाइए डिक्रीज हो रही है, एरो ऊपर है मतलब क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे, अगर अलोंग दी हम देखते हैं ग्रुप में, मतलब इस पूरे ग्रुप में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा रहेगा आपका, ऑक्सीजन। ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली, और ये तो आपका पॉजिटिव है, रेडियो एक्टिव मेटल है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ डिक्रीज होगी। फिर आते हैं इसके फोर्थ हमारे इस पे एलेक्ट्रॉप्स पे। एलेक्ट्रॉप्स मतलब वही कितने कंपाउंड्स बना सकता है, तो ऑक्सीजन का खुद सिंगल O रहता है, O2 रहता है, O3, मतलब ये काफ़ी सारे एलेक्ट्रॉप्स बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम सल्फ़र देखते हैं तो सल्फ़र 8 उसमें पाया जाता है। सेलेनियम देखें तो सेलेनियम भी 8 में पाया जाता है। मतलब 8 का मतलब है कि सेलेनियम और सल्फ़र S2 भी हो सकता है, S4 भी हो सकता है, S6 भी हो सकता है सल्फ़र। ठीक है, मतलब इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। ऐसी सेलेनियम भी है, तो काफ़ी सारे, मतलब मान के चलो कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी सारे एलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं। इसमें एक जो है S8, ये बहुत फेमस है। ये जनरली क्या करता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है, ये स्ट्रक्चर रहता है। इस स्ट्रक्चर को पकड़ स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके का इसको बोला जाता है पकड़ स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनाता है ये सल्फ़र। S8 जो रहता है फेमस है, इसका इलेक्ट्रॉप सल्फ़र का S8, तो ये आप उससे याद रख सकते हैं, ये S8 का स्ट्रक्चर है, पकड़ स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद आते हैं हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे। मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ जिससे कि आपको जस्ट एक मतलब पॉइंट व्यू पता चल जाए कि किस तरीके के ये एलिमेंट्स हैं और किस तरीके का ये ग्रुप है एलिमेंट्स का। तो इनके बारे में ओवरव्यू हम देख रहे हैं, तो इसलिए हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर ये जनरली -2, +2, +4, +6, ये इतने ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। उसमें हमने नाइट्रोजन फैमिली में काफ़ी सारे देखे थे, लेकिन इसमें ये ऑक्सीडेशन इसी बेसिस पे शो करता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है नहीं पता है, आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं और क्या होता है एग्जैक्टली। जैसे कि हम सल्फ़र का एग्जाम्पल लेते हैं। एक और चीज़ इसमें रह गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है NH2NP4, नाइट्रोजन फैमिली का था NH2NP3, इनका क्या है NH2NP4। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे निकलता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कैसे निकलता है वो देखते हैं। इट मीन्स इनकी जो लास्ट शेल है उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उस बेसिस पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास है 8, इसके बेसिस पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इसकी लास्ट शेल में जो रहेगा शेल में इलेक्ट्रॉन NH2NP कितना है 4। मतलब ये सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे उसमें n शेल कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन लास्ट शेल जो उसकी सब शेल रहेगी उसमें इलेक्ट्रॉन 2 और 4 ही रहेंगे p में। तो इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, इसको आपने ऐसे पढ़ा होगा, ग्राउंड स्टेट होती है एक, ठीक है, और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये 2 स्टेट होती हैं। ग्राउंड स्टेट में जब लिखा जाता है तो लास्ट वाली शेल को लिखते हैं हम इस तरीके से, लिखेंगे हम NS, ये हो गई आपकी क्या NS2, और NP4, P में कितने आते हैं 4, 1, 2, 3, पहले सिंगल फील्ड, फिर इसकी क्या कर देंगे हम पेयरिंग, ये क्या हो गया आपका PX, PY, PZ। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या ग्राउंड स्टेट, मतलब ये NH2 हो गया और ये NP आपका कितना हो गया 4। ये हम किसका देख रहे हैं, ऑक्सीजन का। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स का लास्ट वाली शेल में यही रहेगा। अब इसके बाद ये तो हुई क्या इसकी ग्राउंड स्टेट। अब हम देखते हैं इनकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है
ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एनर्जी दी जा रही है या तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे और अपनी शेल्स छोड़कर आगे के शेल्स में जाने की कोशिश करेंगे या जाते हैं। तो और उस टाइम पे वो क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में अदर एलिमेंट्स के साथ, एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, हमारा जो NSP है यहाँ पे जो शेल है हमारी, इसके बाद शुरू हो जाती है हमारा जो शेल शुरू होती है वो हमारी D शेल शुरू हो जाती है, मतलब ND आप मान के चलो, ठीक है। 3D वैसे तो आएगा, इधर D आएगा, मैं बना देती हूँ इसको पूरा, ठीक है, इस तरीके से। मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपकी 2s हो गई, ये 3s हो गया, सॉरी 3p, और यहाँ पे 3d आएगा। ऑक्सीजन का जब आप ऑक्सीडेशन नंबर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो उस बेसिस पे, तो जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो NS यहाँ पे 2 ही रहेंगे, यहाँ पे सिंगल सिंगल सिंगल। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला जाता है, दूसरी शेल में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के एक्साइटेड स्टेट से यहाँ आ गया। यहाँ पे कितने बच गए आपके, यहाँ 3 हो गए, यहाँ पहले 4 थे और 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। इसके बाद एक और आती है सुपर एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या होगा, इसमें अब और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक इधर बचा है, तो सुपर एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सिंगल सिंगल सिंगल। यहाँ पे आपका D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 1 2, बाकी के 3 ऑर्बिटल वैकेंट। अब इसमें देखो आप, मेन क्या है इसमें कि हमें देखना है ऑक्सीडेशन नंबर। हमने क्या कहा, ये -2 और +2 +4 +6 देता है, तो पहला वाला जो है वो -2 और +2 दोनों देगा ग्राउंड स्टेट में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद लास्ट एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3 4 हो गए, तो मतलब ये क्या करेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए +4 देगा, मतलब +4 इलेक्ट्रॉन्स या तो ले सकता है या दे सकता है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गए, मतलब यहाँ पे +6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कैसे हो गए, 6 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस बेसिस पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो यही एक फंडा है। आप लोगों को और नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई ग्रुप 6 की। इसके अलावा 16 की, इसके अलावा एक और चीज़ होती है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मेक द बॉन्ड विद द सेम इलेक्ट्रॉन्स, या एटम्स आप बोल सकते हो। मतलब जो एटम है, ठीक है, उसके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो सेम अपने ही जैसे एटम के साथ बॉन्ड बना ले, दैट इज़ नोन एज एटम। सिंगल एटम दूसरे किसी एटम के साथ क्या करे, बॉन्ड बनाए, ठीक है, और कैसा हो, वो सेम हो, मतलब एटम एटम दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो कहलाती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी या कैटेनेशन टेंडेंसी। इसमें क्या होता है, ये कैटेनेशन शो करते हैं ये, जिसमें जैसे कि H2S2 होता है, H2S3 होता है, H2S4 होता है, मतलब हाइड्रोजन जो रहेगा सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फर सल्फर हाइड्रोजन, ये हो गया आपका H2S2। फिर हाइड्रोजन सल्फर सल्फर सल्फर, फिर हाइड्रोजन, इस तरीके से S3 हो गया। H2 है, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, HS4 हो गया, इस तरीके से। मतलब हाइड्रोजन और सल्फर दोनों एक ही फॉर्म में रहेंगे और अपने सेम टाइप के एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनाएंगे तो दैट इज़ नोन एज कैटेनेशन। तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो ये थी क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ किसकी, से आपके 16 ग्रुप के एलिमेंट की, ये 6th हो गई। कुछ यही इस तरीके से आप जब आता है लिखने को तो ये मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, आप ये इसको याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट यही रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर, और कुछ एक आध अलग हटके जैसे कि ये होती है प्रॉपर्टी शो करते हैं कुछ ग्रुप्स, तो वो हम अलग से मैं आपको बताते जा रही हूँ। जैसे कि ये लोग कैटेनेशन शो करते हैं। अब देखते हैं इसके 16 ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब इसमें हम किसको देखेंगे, इसमें हमें 2 ही देखने हैं, ऑक्सीजन और
सल्फर। जैसे कि हमने उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस देखा था, ऐसे ही इसमें हमें देखना है ऑक्सीजन और सल्फर। तो अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला एलिमेंट है हमारा, उसी के बारे में पढ़ेंगे हम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ O2, है ना। O2 को डाईऑक्सीजन भी बोला जाता है, डाईऑक्सीजन, ठीक है। डाईऑक्सीजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इजी है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक जस्ट पॉइंट ऑफ ओवरव्यू इंट्रोडक्शन के लिए बता देती हूँ कि कैसे अगर आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जैसे हमने नाइट्रोजन की हेबर प्रोसेस वगैरह देखी थी, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। इसमें हम जो मेन पढ़ेंगे, इसका कंपाउंड जो होता है ऑक्सीजन का, एलोट्रॉप जो होता है ऑक्सीजन का, O3 ओजोन, वो पढ़ेंगे हम मेन। तो अभी हम पहले ऑक्सीजन का देख लेते हैं, O2 का, डाईऑक्सीजन का। डाईऑक्सीजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने के लिए हमें चाहिए ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम जैसे KNO3, सबसे ईजी कंपाउंड है। KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। KNO3 को अगर आप हीट करोगे, ठीक है, इस हीट करना है या डिकम्पोज करोगे तो क्या होगा, KNO2 में टूटेगा, प्लस हमें जो मेन चाहिए हमारा ऑक्सीजन गैस, वो हमें मिल जाएगी। बाकी फिर आप इसको रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। H2O2 को हीट करोगे, H2O लिख लेगा, प्लस O2 गैस लिख लेगी। हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन करनी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब है कि जो मेन कंपाउंड है ऑक्सीजन को बनाना है। तो बनाने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए जनरली हम कुछ कंपाउंड्स ले रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। उन कंपाउंड्स को हम हीट कर रहे हैं या डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो हीट करने से, डिकम्पोज करने से वो खुद ही क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन गैस निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गई। इसके बाद आपका और कौन सी कंपाउंड होते हैं, जैसे CaOCl2, ये भी एक कंपाउंड है जिसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। इसको भी अगर आप हीट करोगे, इसको आप जनरली वाटर के साथ हीट करो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है। तो जब वाटर के साथ हीट करोगे तो क्या निकल, मेन कंपाउंड क्या है अपना, ऑक्सीजन आप O2 निकाल लो, फिर बच क्या रहा है CaCl2, और क्या निकल सकता है, सिंपल CaCl2 और ऑक्सीजन गैस। और भी अगर चाहो तो और भी हाइड्रोजन है प्रेजेंट, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस को सिंगल भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद आते हैं और कौन सा कंपाउंड है, जैसे कि KOCl2, ये भी एक कंपाउंड है, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसको भी आप हीट करोगे तो KCl प्लस O2 गैस। इस तरीके से हमारा मेन कंपाउंड क्या है, ऑक्सीजन बनाना है हमें। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारी इस तरीके से हम ऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि किस टाइप से ये कंपाउंड है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है कलरलेस होता है, सबसे पहले तो डाईऑक्सीजन ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, ऑर्डरलेस होगा, टेस्टलेस होगा, ठीक है। ये इसकी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर ये क्या होता है जब लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में लिक्विड O2 जो रहती है वो जनरली क्या होती है, स्लाइटली, या आप बोल सकते हो मतलब हल्की सी, या लाइट आप बोल सकते हो, लाइट, स्लाइटली की जगह आप यूज़ कर लो, लाइट ब्लूइश कलर की होती है, ठीक है, ब्लू कलर की होती है। जब किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में नहीं, जब वो लिक्विड फॉर्म में होती है। फिर इसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो कितना होता है 90 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो होता है आपका 55 डिग्री सेल्सियस, केल्विन, 55 केल्विन होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में नहीं। फिर इसके बाद इसका अगर हम देखें सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी अगर देखा जाए तो लिक्विड जो ऑक्सीजन है वो स्लाइडली सॉल्यूबल होती है, या स्प्रेंगली वर्ड एक यूज़ करते हैं हम केमिस्ट्री में। स्प्रेंगली का मतलब होता है स्लाइडली, मतलब थोड़ा सा, स्लाइडली या स्प्रेंगली किसमें, इन वाटर में, H2O में स्लाइडली सॉल्यूबल है। तो ये कुछ हो गई क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं इसकी
केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑब्वियसली जैसे कि हमने बताया था आपको, जो कंपाउंड बनाया है उसकी डिफरेंट कंपाउंड से अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन करा दो। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखा जाए, तो सिंपल दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, एक मेटल के साथ, दूसरी नॉन मेटल के साथ। मेटल आपको पता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है मेटल, इनके साथ रिएक्शन करा दो। नॉन मेटल पता है आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे क्या हैं नॉन मेटल्स हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, हैलोजन है। तो तीन चीज़ें तो आप याद रख ही सकते हो, तीन केमिकल रिएक्शन तो आप बना ही सकते हो कि एक हम मेटल के साथ रिएक्शन करा दें, एक नॉन मेटल के साथ करा दें, और एक होता है हैलोजन मतलब जो कि सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड है, जो कि हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, तो उनसे रिएक्शन करा दो आप। तो रिएक्शन विथ मेटल में हम देखेंगे किसके साथ, जैसे कि सोडियम है, जितने भी मेटल हैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कोई भी मेटल ले लो आप, इन सब की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, O2 से। O2 से रिएक्शन, हाँ कंपाउंड क्या बन रहा है वो आपको याद होना चाहिए, कैसे बनेगा और क्या बनेगा ये भी याद होना चाहिए, वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे N2O बनेगा, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से क्या होंगे, ये ऑक्साइड्स बना लेगा। मतलब क्या होगा, व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट जनरली फॉर्म ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स। फिर इसके बाद सेकेंड मैंने जैसे बताया कि हम ले लेते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटल में हम ले लेते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर उसके बाद सल्फर, फिर उसके बाद कार्बन। ठीक है, कोई भी ले लेते हैं। इन सब की हमने किससे रिएक्शन करानी है, O2 से। बहुत इजी है, सभी की O2 से रिएक्शन करा रहे हैं। हाइड्रोजन के साथ करेगा H2O बना लेगा, या साथ में एक और कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, क्या बना सकता है, H2O2। H2O2 कब बनाएगा, जब आप हाइड्रोजन एक्सेस में लोगे तब बनाएगा वो H2O2 या H2O, SO2 बना लेगा। ठीक है, फिर इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन CO2 बना लेगा। अगर कार्बन लिमिटेड, अगर ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल लोगे तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन O2 लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गई इसकी मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन। अब अगर किसी कंपाउंड से रिएक्शन करा दें, रिएक्शन विथ कंपाउंड मतलब कोई भी कंपाउंड, जैसे कि CH4, ये एक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से, CH4 मतलब मीथेन, तो CH4 तो क्या निकल सकता है, CO2 निकल सकता है, H2O निकल सकता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, दो ही तीन चीज़ें बनेगी, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या वाटर बनेगा, वो दोनों हमने बना दिए। इस तरीके से आप क्या करोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिख दोगे। तो ये थी क्या, ऑक्सीजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। देन इसके बाद आते हैं हम इसके यूजेस पे। सबसे पहला यूज़ ऑब्वियसली ऑक्सीजन का कहाँ यूज़ किया जाता है, इनहेलेशन में, हमारे लिए ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का यूज़ कहाँ किया जाता है, डाइविंग में। ठीक है, डाइविंग में, अंडर वाटर डाइविंग आप बोल सकते हो, अंडर वाटर डाइविंग में। फिर इसके बाद बोल सकते हो माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स उनके लिए होता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऊपर जब चढ़ते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, उधर यूज़ होता है। प्लस इसके बाद अगर देखें तो इसका कोल माइन में भी यूज़ किया जाता है। कोल माइन में कैसे यूज़ किया जाता है, एक्सप्लोसिव की तरह। ठीक है, मतलब कि जैसे कि ब्लास्ट वगैरह करना होता है कोल माइंस में बड़े, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगर देखें तो सर्जरी में भी इसका यूज़ किया जाता है। सर्जरी वगैरह हम करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन लगाया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, आपको पता ही होगा, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ में एक और चीज़ है, इसका रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ किया जाता है। रॉकेट फ्यूल एक इम्पॉर्टेंट है। रॉकेट फ्यूल में हम क्या मिला देते हैं, जब हम हाइड्राजीन, ठीक है, HYDRAZINE, हाइड्राजीन
रॉकेट फ्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन O2 मिलाते हैं तो रॉकेट फ्यूल बनता है, और रॉकेट फ्यूल बनता है वो रॉकेट की स्पीड को, थ्रस्ट को बढ़ा देता है। तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन, और वो भी कौन सा, लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है, गैस का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से इसके ये यूजेस हो गए। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा ऑक्सीजन था, O2 नॉर्मल टॉपिक था, हमें पता होना चाहिए था कि कंपाउंड क्या होता है, इससे कैसे बनेगा, क्या रिएक्शन होती है, जनरल कंपाउंड है। इसका जो अदर कंपाउंड है, O2 का जो अदर फॉर्म है वो हम देखते हैं, वो है O3, ओजोन के बारे में। अच्छा, ये एक और चीज़ याद रखिएगा, O2 जो है वो आइसोटोप भी बनाता है। आइसोटोप मतलब जिसके एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो ऑक्सीजन के आइसोटोप कौन कौन से होते हैं, 16, 17, 18 जो है वो कहलाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, ये इसका जो यूज़ है, जो ट्रेजर एलिमेंट्स वगैरह जो रहते हैं, फाउंड करने होते हैं, फॉसिल्स वगैरह फाउंड करने होते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, 3 आइसोटोप, ऑक्सीजन 3 आइसोटोप बनाता है, 16, 17, 18, जिसमें से 18 वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। तो ये भी याद रखिएगा आप। अब हम देखते हैं हमारा O3, ओजोन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा मेन हमने जो बताया था ओजोन, O3। ठीक है, ओजोन के बारे में पढ़ना है हमें। मेन कंपाउंड है, मेन एलेक्ट्रॉप है ऑक्सीजन का, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, ओजोन आपको पता ही होगा एटमॉस्फेयर में रहती है, लगभग अगर देखा जाए तो 20 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस के, अगर हम अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर अबव देखते हैं तो हमें क्या मिलती है, ओजोन गैस मिलती है। ओजोन गैस बनती कैसे है, ओजोन गैस आपने बहुत साइंस में इसके बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है, जब ऑक्सीजन जो रहती है, ऑक्सीजन जब यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से आती हैं, सन से आती हैं। तो जब ऑक्सीजन यूवी रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है, तब जाके क्या होता है, O3 का फॉर्मेशन होता है। मतलब ऑक्सीजन जब अल्ट्रावायलेट रेज को लेगा तब क्या करेगा, वो ओजोन का फॉर्मेशन करेगा। ओजोन एक ऐसा कंपाउंड है, जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं फ्रॉम द सनलाइट से, वो ओजोन जो रहता है कंपाउंड जब बनता है तो वो उस रेडिएशंस को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब एक तरीके से आप बोलो पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा, नया कंपाउंड बनाएगा और एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में क्रिएट कर देता है। आपको पता ही है, अगर ओजोन नहीं होगी या ओजोन का जोन नहीं होगा तो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आएंगी सन से, उनसे कैंसर हो गया, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो गई। ठीक है, मतलब ट्यूमर हो गया, इस तरीके की बहुत सारी डिजीज़ेज़, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिससे वो कॉज हो सकता है। इसलिए ओजोन लेयर उसको आने नहीं देती है। इस रिएक्शन को, एटमॉस्फेयर में जो रिएक्शन हो रही है ओजोन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन, को बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी, दैट इज़ नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें क्या होता है, इसमें हीट जो होती है डेल एच अगर हम लेते हैं तो 143 समथिंग किलो जूल एनर्जी इसमें क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑक्सीजन क्या कर रही है, एब्जॉर्ब ही कर रही है। दैट मीन्स ये कैसी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि रिएक्शन में हीट का रिलीज नहीं होगा, हीट का इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, तो इसीलिए इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। अच्छा, ये तो हुआ क्या, नेचुरली हम बात कर रहे हैं इसकी, लेकिन अगर हमें ओजोन गैस को लैब में प्रिपेयर करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए 2 टाइप के ओजोनाइज़र बनाए गए। क्या बनाए गए, ओजोनाइज़र। ठीक है, अब ये ओजोनाइज़र्स क्या होते हैं, ये 2 मैंने डायग्राम बनाए, ये बनाए गए, साइंटिस्ट ने बनाए थे। पहला है ये वाला जो है, इसको बनाया था सीमन ने। ठीक है, सीमन, तो इसको सीमन ओजोनाइज़र बोला। ठीक है, सीमन्स ओजोनाइज़र। और दूसरा जो है आपका, वो बनाया बॉडी ने, तो इसको बॉडीज़ ओजोनाइज़र बोला। ठीक है, ओजोनाइज़र।
अब ये लोग इन लोगों ने अलग अलग अपैरेटस यूज़ किए, देख लेते हैं क्या क्या यूज़ किया। सीमन ने, सबसे पहले हम सीमन का देखते हैं। सीमन ने क्या किया, सीमन ने एक ग्लास ट्यूब ली, दैट इज़ ग्लास ट्यूब, और ये कैसी ली, कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब होता है, मतलब एक्सिस अगर आप देखो तो पैरेलल रहेंगी, ठीक है। और उसको क्या किया, एक एंड से पूरा क्लोज कर दिया, दूसरे एंड से उसको ओपन रखा, और साथ में इन्होंने क्या किया, इस तरीके की यहाँ पे कुछ प्लेट्स लगाई जिनको बोला गया टिन प्लेट्स, या टिन की बोल सकते हो आप, टिन, TIN, टिन फॉइल, ठीक है। दोनों साइड में, ग्लास ट्यूब के दोनों साइड में उन्होंने क्या किया, सीमन ने टिन की फॉइल लगा दी, और उसको फिर इंडक्शन से, इंडक्शन कॉइल होती है जो कि क्या करेगी, ये करंट पास करेगी, उससे कनेक्ट कर दिया। इंडक्शन कॉइल से मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसमें देना है, ठीक है। कनेक्ट करा, फिर इसके बाद क्या किया, एक साइड से ओपन रखा आउटलेट, यहाँ से उन्होंने ड्राई, कोल्ड और प्योर O2, ओजोन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ से उन्होंने प्योर, कोल्ड, ड्राई, ऑक्सीजन, O2 यहाँ से पास कराई। जब वो पास कराएंगे और इंडक्शन कॉइल को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करंट पास होगा, ठीक है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब है स्पार्कलेस, ठीक है, स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब कि जैसे जब लाइट प्रोड्यूस होती है या इंडक्शन होता है, फॉइल आपस में जब जुड़ती हैं, करंट पास होता है तो उसमें हीट निकलती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्पार्कलेस, मतलब वहाँ पे स्पार्किंग क्या हो, बहुत कम हो, जिससे कि क्या हो, हीट जो है किस क्वांटिटी में हो, लो क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो। लो क्वांटिटी पे या लो टेम्परेचर पे जब भी, मतलब आपका बेसिकली मान लो आप लो टेम्परेचर आपको यूज़ करना है या लो आपको हीट यूज़ करनी है। इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, O2 जो है, वो सीधे जाके O3 का फॉर्मेशन करेगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो O3 जो है वो नहीं बन पाएगी और सीधे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए यहाँ पे हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ करते हैं। इंडक्शन कॉइल बहुत मिनिमम क्वांटिटी का करंट यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारी प्योर ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, O3 बनाएगी, और O3 बन के यहाँ से लगभग कलेक्ट कर लेंगे O3 को, और यहाँ से लगभग हमें जो मिलती है मतलब ओजोन की जो कंसंट्रेशन मिलती है, सॉरी 20 नहीं 12% हमें मान के चलो 12% हमें O3 मिलता है सीमन ओजोनाइज़र से, ठीक है। तो ये था क्या, सीमन ओजोनाइज़र। पूछा जा सकता है सीमन और बॉडी दोनों में से किसी भी एक पे शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। तो जो भी है सब्सटेंस यूज़ किए गए हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखकर, और क्या यूज़ किया गया है, मेथड क्या यूज़ किया गया है, वो ध्यान में रख के आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया आपका ओजोन का सीमन के थ्रू प्रिपरेशन। अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी ने क्या किया था, बॉडी ने भी ग्लास ट्यूब ली थी। ये क्या है, एक ग्लास वेसल है, वेसल ग्लास आप बोल सकते हो, एक ग्लास ही है, ठीक है, कांच का ग्लास है, और इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, आसपास से लिक्विड को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लिक्विड भर दिया है, मतलब आप बोल सकते हो H2O, ठीक है। बाहर की साइड में अंदर एक और सॉल्यूशन भरा हुआ है, अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो है डाइल्यूट H2SO4 का, या फिर आप ले सकते हो CuSO4, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर CuSO4 कॉपर सल्फेट। दोनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन इन्होंने फिल कर दिया है, कोई भी आप फिल कर सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, वन एंड से यहाँ से प्योर, ड्राई, कोल्ड ऑक्सीजन पास कराई। यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें लगाई हैं। बॉडी ने क्या किया था, इन्होंने इंडक्शन कॉइल के लिए टिन फॉइल ली थी। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, प्लेटिनम वायर लिया है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स या प्लेटिनम वायर लिया है। दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो यू ट्यूब है, ये जो शेप रहेगा ये यू शेप रहेगा, ठीक है। जो ग्लास ट्यूब है कोएक्सियल है, साथ में यू शेप की है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1/16 आप बोल सकते हो,
मतलब इतना डिस्टेंस उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे भी जो डिस्टेंस रखेंगे ट्यूब के बीच का जो बनेगी वो भी 1/16 रहेगी। तो ये लिया, फिर दोनों को प्लेटिनम वायर से कनेक्ट कर दिया। प्रोसेस होगी, प्रोसेस जब होगी तो यहाँ से आपको ओजोन O3, यहाँ ये जो एंड निकलेगा यहाँ से आपको ओजोन गैस लिक्विड फॉर्म में यहाँ से O3 के फॉर्म में मिल जाएगी। जब ये प्रोसेस हम लोग प्लेटिनम वायर को कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, यहाँ पे लगभग हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, सॉरी ओजोन मिलती है, वो लगभग हमें 25% आप बोल सकते हो 20 से 25% तक की बॉडी के थ्रू, बॉडी ओजोनाइजर के थ्रू हमें ओजोन मिलती है। तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी किसकी, ओजोन फॉर्मेशन की। ठीक है, ये मेथड दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों आ सकती हैं। सीमन्स भी पूछी जा सकती है, सीमन ओजोनाइजर भी, और बॉडी भी पूछी जा सकती है। अब आते हैं इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पे। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, किसकी, ओजोन की। ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये कैसी होती है, डार्क ब्लू कलर की। ऑक्सीजन जो होती है लाइट ब्लू कलर की होती है, लेकिन इसकी जो कलर होती है वो कैसी होती है, डार्क ब्लू। इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, पंजेंट होती है, पंजेंट ऑर्डर की होती है, तीखी होती है, मतलब लाइक सड़ी हुई फिश आप बोल सकते हो उसकी तरह होती है। फिर इसको जो देखें तो ये कैसी होती है, इट इज़ टॉक्सिक, टॉक्सिक होती है ये। हाई कंसंट्रेशन अगर होगी तो टॉक्सिक होगी, लेकिन लो कंसंट्रेशन होगी तो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होगी। फिर देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में देखें तो ये वाटर में क्या होती है, वही स्प्रेंगली सॉल्यूबल इन वाटर H2O। लेकिन अगर वहीं देखें हम किस में मतलब अदर कंपाउंड्स में, जैसे कि हम ले लेते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर देखें, या फिर आप देख लो टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल, इसमें क्या होती है, ये मोर सॉल्यूबल होती है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो इसका एक तरीके से ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। मतलब ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है, यूजेस में मैं बताती हूँ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता क्या है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसी गैस जो दिख रही है जो है एग्जैक्टली वो उसके बारे में है ना। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो जैसे ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ऑक्सीजन की हमने रिएक्शन कराई थी अलग अलग कंपाउंड से, मेटल नॉन मेटल इस तरीके से, वैसे ही आप O3 की भी करा सकते हो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखी जाए ओजोन की और किसकी, ऑक्सीजन की, सिमिलर ही रहेंगी। वही प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप ओजोन में लिख सकते हो। इसके बाद आते हैं इसके यूजेस पे। यूजेस में अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने पहला बताया ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ये शो करता है। ब्लीचिंग का मतलब होता है डीकलराइज कर देना। ठीक है, डीकलराइज कर देना मतलब किसी भी कलरिंग कंपाउंड को डीकलराइज कर देना। डीकलराइज ये जनरली यूज़ किया जाता है जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, ठीक है, एलिफेंट के टीथ जो होते हैं उसको डीकलराइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके जो टीथ होते हैं वो थोड़े से येलोइश या हल्के से वैसे होते हैं। तो उनको हम लोग पहले डीकलराइज करते हैं ओजोन से, एंड देन फिर उसके ऑर्नामेंट्स या जो भी मटेरियल है वो बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद किया इसका आर्टिफिशियल सिल्क में, ठीक है, आइवरी हो गया। इसके बाद फ्लोर हो गए, काफ़ी टाइप के फ्लोर्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, उनमें भी इसका ओजोन का कलर डीकलराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद अंडरग्राउंड जो रेलवेज़ होते हैं, ठीक है, रेलवेज़ होते हैं अंडरग्राउंड, सिनेमाज होते हैं, ठीक है, माइंस होती हैं, माइंस हो गई, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे क्या होता है, ओवर क्राउडेड जो एरिया रहता है वहाँ पे स्मेल बहुत ख़राब होती है, ऑर्डर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। तो वहाँ के ऑर्डर को, अंडरग्राउंड वाली जो चीज़ें होती हैं उस ऑर्डर को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, ऑर्डर अच्छा करने के लिए भी, फ्यूमिगेशन के लिए आप बोल सकते हो, ओजोन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जर्मीसाइडल होता है। जर्मीसाइडल का मतलब होता है जर्म्स को किल करने वाला, मतलब इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह या फिर आप बोल सकते हो सैनिटाइज़र की तरह, ठीक है, सैनिटाइज़र
टाइज़र की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस, किसके, ओजोन के। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम एज रहेंगी जैसे कि ऑक्सीजन की थी। आप ओजोन के भी साथ उन्हीं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, हेलोजेंस की रिएक्शन करा के कंपाउंड्स की लिख सकते हो। एक केमिकल प्रॉपर्टी मैं बता देती हूँ, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इथाइलिन है। इथाइलिन की O3 से जब रिएक्शन होती है तो जनरली ये ओजोनाइड बनाता है। कैसे बनाएगा कंपाउंड, इसका फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है। ये थोड़ा सा एक कंपाउंड जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोला जाता है इथाइलिन ओजोनाइड। ये कंपाउंड की रिएक्शन आप याद रख लीजिएगा। व्हेन द इथाइलिन रिएक्ट विथ ओजोन देन इट फॉर्म इथाइलिन ओजोनाइड, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा। बाकी सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर रहेंगी ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे हमारा ओजोन या ऑक्सीजन हमारा ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं सल्फ़र के बारे में।